तो ये आप अगर कहते हो ना कि मैं अंग्रेज के खिलाफ, अरे कुछ नहीं। और आज भी आप देखना ना, अपने बिहार रेजिमेंट का वो काम देखा ना अभी 16 बिहार का, तो ये चीज ना कोई भूले, ये चीज ना भूले। ये तो अंग्रेज जब ये 1857 हो गया, तो भाई अब जितने ये क्रांति करने वाले लोग थे, और ऐसे क्रांतिकारी नहीं थी, आपको इन्होंने कभी बच्चों और औरतों को कभी हाथ नहीं दिया, वो चरित्र था इनका। आप ये पता लगा लीजिएगा 1857 में कभी, मतलब ये आप समझिए कि वो आग की तरह फैल गई थी। किसी ने कैलकुलेट किया है कि केवल जितने हर घर में तलवार था, तो ये लोग दिमाग से निकाल लें कि ये एंग्लो, ये वो बर्मा वॉर हुआ तो अंग्रेज जाके लड़े, अरे वो क्या लड़ते। तो आपका ये आपने क्या सवाल पूछा था, पीठ में छुड़ा। तो इन लोगों ने इनको एवज में इन्होंने बोला भाई हमको खेती वेती करने के लिए कुछ दे दीजिए। तो कुछ इलाके इनको उस समय मिले, तो लेकिन उसका कोई मतलब कोई औचित्य नहीं है। इसको चुनौती देना चाहिए, और वो लोग नहीं रहना चाहते यहां पे, वो लोग नहीं रहना चाहते हैं। और मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं कि उन्होंने कहा, अब बताइए साहब, उनको क्या माल पानी केरोंग से चाहिए कि वो तिब्बत के केरोंग से और पहाड़ से नीचे चाहिए, कि सारा नमक तेल ये वो जो भी हो तो हमारे यहां से जाता है ना। मैं बोला ना कि काठमांडू में लिखा तो वेलकम टू काठमांडू, गेटवे टू चाइना। तराई इज नॉट अ गेटवे टू चाइना। तो इसलिए हमको इसको रिविजिट करना होगा। सिंह साहब, नेपाल के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसके कारण स्टेट के हिंदू चरित्र को त्यागना पड़ा? सबसे बड़ा दुश्मन नेपाल में यकीनन माओवादी। देखिए, जब ये अपना इंसर्जेंसी और टेररिज्म का रास्ता जब इन्होंने अपनाया था 1996 और 2006 के बीच में, कोई 10 साल ये इंसर्जेंसी चला था। और इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है टू अपरूट ए लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट। सही है। तो इन्होंने इंसर्जेंसी का रास्ता ये किया उस समय। तो उस समय इनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं था या सत्ता परिवर्तन नहीं था। इनके बहुत बड़े उद्देश्य थे, और वो एक उद्देश्य था नेपाल को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना, जो कि एक बार में तो हासिल हो नहीं सकता था। तो इसको इंक्रीमेंटली, वो जिसको आप बोलते हैं ना वो सलामी स्लाइसिंग चाइनीज के बारे में, वही सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स। और आप देखना ये कैसे कैसे सलामी स्लाइसिंग किया है इन्होंने। तो उसमें इन्होंने पहला चीज क्या किया कि इन्होंने कहा कि इसको मोनार्की से किसी तरह से डील करो। मोनार्की से ऐसा नहीं था, अगर इनको ये कम्युनिस्ट देश में ये मोनार्की के साथ भी ये काम करने के लिए तैयार थे। अगर ये कम्युनिस्ट स्टेट बना देते तो ये मोनार्की के साथ भी वो जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स में इन्होंने, इनका एक ये भी अप्रोच था कि मोनार्की के साथ भी अगर समझौता कर लो, फिर अपनी पोजीशन मजबूत कर लो, फिर आगे देखेंगे। तो इन्होंने किंग बीरेंद्र को बहुत सारा उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे उस समय, और उन्होंने कहा था कि देखिए हम आपके साथ काम कर सकते हैं। बाद में ज्ञानेंद्र को भी दिया होगा कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत सारे मॉडल है दुनिया में, जैसे ये आपका कंबोडिया मॉडल हुआ, ये कई और मॉडल है ऐसे कि आप एक फिगर हेड रहिए और बाकी हम अपना आइडियोलॉजी हम अपना चलाएंगे, काम करेंगे अपना। अब वो बात हुई नहीं, वो उसके लिए वो तैयार हुए नहीं। तब इन्होंने
फिर ये इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू किया जोर शोर से। उसके बाद से इनका यही था कि ये कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने के रास्ते में अगर दो सबसे बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं या तीन आप कह लें, तो एक है पहला मोनार्की, दूसरा हिंदू कैरेक्टर, नेपाल का हिंदू कैरेक्टर, और तीसरा रॉयल नेपाल आर्मी। ये इनको तीन सबसे बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स लगे। और मोनार्की इसलिए क्योंकि मोनार्की जो थी वो एक मतलब वो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद थी। वहाँ का राजा जो था, वहाँ का राजा वो उसको विष्णु का अवतार माना जाता था। आपको याद होगा कि किंग बिरेंदर की जब मतलब इन्होंने माओवादियों ने जब पॉलिटिकल ये उसका मैसेकर करवाया तो कई लोगों ने अपना वो सर मुंडवा लिया था। तो उसके बाद से ये इन्होंने क्या रास्ता चुना कि बिना लार्ज स्केल मैसेकर के तो मोनार्की हट नहीं सकती है, तो उन्होंने लार्ज स्केल, अब उसमें कई षड्यंत्र हुए, कौन उसमें बच गया, कोई एक आदमी क्यों नहीं मारा गया, वो सारी चीजें हैं, आपको कभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पैलेस में ये हो रहा था कि तो क्या ना भाई कोई वेटर, ना कुक, ना पानी देने वाला, ना वो मतलब बाकी और कोई नहीं होता है पैलेस में, है? आप समझिए कि कोई जो पैलेस मैसेकर हुआ तो कोई नहीं था, नो सर्वेंट्स, नो कुक्स, नो वेटर्स। तो इन लोगों ने खैर वहां पर जो भी करवाया, तो इनका बड़ा वो था कि ये राजा को तो पैलेस को मैसेकर से खत्म कर दो, बाद में जो आएगा उसको पॉलिटिकली खत्म कर देंगे। यही हुआ, उसको पैलेस मैसेकर करवा के हटा, मोनार्की को पॉलिटिकल रूट से इन्होंने खत्म कर दिया। तो जब ये 2006 में इंटरिम सरकार में आते हैं, तो 2006 के बाद जब ये इंटरिम सरकार में आते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे दो शर्त हैं, एक तो मोनार्की को बिल्कुल जड़ से आप खत्म कीजिए, और दूसरा कि आप नेपाल को सेक्युलर स्टेट आप डिक्लेयर कीजिए। अब उस समय कोइराला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। अब बताइए साहब कि इसका औचित्य क्या है? एक इंटरिम सरकार होती काम चलाने वाली सरकार। अब काम चलाने वाली सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले ले कि हमको सेक्युलरिज्म लाना है, और वो भी जब ना कोई मांग, कोई आदमी उसके लिए राजी नहीं, कोई मतलब होता है ना भाई, प्रजातंत्र में तो ये था कि जब लोगों की डिमांड होती है तो आप उस पर सोचते हैं, है ना? कोई डिमांड नहीं वहां से, ना वहां कोई ऐसा माइनॉरिटी का इशू था, ना माइनॉरिटीज के तरफ से डिमांड। 4% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 4% है, कुछ बुद्धिस्ट हैं, ऐसे तो कोई डिमांड थी नहीं वहां पे। तो इनका वही मकसद था कि जो ये भारत के हिंदू और नेपाल के हिंदू में जो अम्बिलिकल है, और वो बड़ा स्ट्रांग अम्बिलिकल है। आपको मालूम है वहां का पशुपतिनाथ का मंदिर का जो पुजारी होता वो साउथ इंडिया से जाता था, और उसका स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस होता था। तो वो अम्बिलिकल था इंडिया और नेपाल में। नेपाल के जो जी रॉयल फैमिली है उनकी भी शादियां हैं, आपके सिंधिया फैमिली में और कई जगह पे है, ये करण सिंह के फैमिली में, कई फैमिलीज में है। तो इन्होंने कहा कि ये ना ये हिंदू अम्बिलिकल इसको तोड़ दो, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बन सकता है। तो इन्होंने मोनार्की को खत्म कर दिया, उसके बाद इन्होंने सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करवा दिया, और तीसरा ये रॉयल नेपाल आर्मी का। तो रॉयल नेपाल आर्मी को भी इन्होंने कहा कि इसको, इनकी मंशा थी कि इसको पीएलए बना लो। तो आपने एक फॉरेन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म को डाला जिसका कोई डिमांड नहीं था, और उसमें आपने वो इसलिए इन्होंने लाया कि वो जब ये हिंदू स्टेट था तो मोनार्की ने कई मतलब 200 साल तक बड़े टफ एंटी कन्वर्जन लॉस थे उनके, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कन्वर्जन को। एक रात में इन्होंने उठा लिया, उसके बाद धड़ाधड़ कन्वर्जन शुरू हो गया।
और आपको मालूम है ये जितने ये हिल्सा यामी और ये सब पता लगा लीजिएगा, ये सब प्रचंडा भी मेरे को है। सर। नहीं, अरे प्रचंडा जो है, आपका शक बिल्कुल सही है। उसका बाप का फ्यूनरल हो रहा था तो वहां से चला गया। लोग कहते हैं कि हाँ इसी वजह से ये दूसरे कारणों से मोटिवेटेड है। और इनको लगा कि ये हिंदुइज्म को जब तक आप एकदम ये वो जो अम्बिलिकल को रप्चर नहीं करोगे एकदम फाइनली एंड फैटली, तो उसमें इन्होंने मिडवाइफ का काम किया है ताकि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो फिर आपको ये जवाब मिल गया कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इनका, हिंदुओं का। सिंह साहब, आपको क्या लगता है वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति में चाइना को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगी? ऐसी कुछ खबरें तो आ रही हैं, और मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जो मेरी जानकारी है कि जब ये चाइना एम्बेसडर के घर में इनकी मीटिंग हुई है, ये तमाम जो फैक्शंस हैं, तो उसमें ये हुआ कि पहली बात कि इनको प्राइम मिनिस्टर रखा जाएगा, और 2 शर्तें ली बाद में केपी ओली से कि आप ये नक्शे वाला काम करेंगे, इसको संवैधानिक स्वरूप देंगे बदले हुए नक्शे को, और दूसरा आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप पीएलए को डिप्लॉय करने का परमिशन देंगे। तो अभी वहाँ पे ऐसी भी खबरें आई हैं, आपने अखबारों में आई हैं, हिंदुस्तान की अखबारों में, कि वहाँ के जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं और वो जो जनरल थापा और ये जो आर्म पुलिस फोर्स के जो ये हैं क्या नाम है उनका, शैलेंद्र खनाल, वो दोनों उन लोगों ने दौरा किया और उसके बाद से तमाम रिपोर्टें आई हैं। एक रिपोर्ट कहता है कि वहाँ नेपाल की आर्मी है वो नेपाल की आर्मी चाइनीज टेंट्स में रह रही है वहाँ पे। दूसरा एक वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक दर्जन पोस्ट और हम क्रिएट करेंगे। फिर ये भी उनका स्टेटमेंट है कि हम आर्मी के लिए बैरक्स बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि 3000 पीएलए ट्रुप्स की वहाँ डिप्लॉय करने की संभावना है। और ऐसा बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें इसकी, तो मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ें थी, मोनार्की, हिंदू स्टेटस, मोनार्की और ये रॉयल नेपाल आर्मी, जो कि 3 सबसे बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक थी इसको कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने में। तो ये जो रॉयल नेपाल आर्मी फिर बाद में नेपाल आर्मी बनी, और साहब इन्होंने इन माओवादियों ने अपने आर्मी को ह्यूमिलिएट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने जब भी मौका मिला इन्होंने उसको ये किया, उनको ह्यूमिलेट किया। एक जैसे हमारे हिंदुस्तान में मान लीजिए कोई भी देश में एक आर्म फोर्सेस एक बड़ा सीक्रेट सिंबल होता है, क्योंकि वही लोग आपकी भाई वही तो फाइनल इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना। जब सब कुछ फेल हो जाता है, आपकी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, आपका सॉरी सारा कुछ जब विफल हो जाता है, तो आप फिर आप अपनी सैन्य ताकत पे रिलाई करते हैं। अब आप अपनी सेना को खुद ही डिमोरलाइज कर रहे हैं।